इंसान की जो प्रगति यात्रा है वो शुरू होती है, ऐसा इतिहास में हमने पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है कि पाषाण युग से जंगल में रहता था, खेती नहीं जानता था। उस समय उसका जो सबसे पहला जो उसने सीख ली, जिसने उसकी जिंदगी बदली है, जब वो वानर के रूप में रहता था, वो था इस अंगूठे का इस्तेमाल करना सीखा। यदि हम चिंपांजी को देखेंगे तो या बंदर को, तो कभी भी लकड़ी को कोई पकड़ेगा, मान लीजिए लकड़ी है तो ऐसे नहीं पकड़ता है, वो ऐसे पकड़ेगा, वो अंगूठे का इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो इंसान ने जो सबसे पहले सीखा वो अंगूठे का इस्तेमाल करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, खेती करना सीखा, अग्नि का आविष्कार किया, क्या मतलब अग्नि को इस्तेमाल करना सीखा, और उससे उसको नए परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में वो सक्षम रहा और वो उसका जीवन चलता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी ऐसा आया कि उसके अस्तित्व के लिए खतरा हुआ। राज्य बने, शहरों बसे, गांव में खेतियां शुरू हुई, लेकिन जब 18वीं सदी के आसपास औद्योगिकरण शुरू हुआ, बड़े बड़े उद्योग शहरों में लगे, तब एक बार फिर आदमी को डिस्प्लेस होना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, गांव से शहर में आना पड़ा। अभी तक जिस प्रकार से खेतों में काम करता था, वो उसकी परिस्थितियां बदली और उसने औद्योगिकरण और विभिन्न बड़े बड़े कारखानों में काम करने के लिए अपने आप को तैयार किया, वो ढल गया। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते फिर परिस्थितियां बदली। अब वो जो उद्योगों में काम कर रहा था, कारखानों में काम कर रहा था, वहां से हटकर उसको काम का अलग है, जिसे हम व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं कई बार, वो उस प्रकार के काम आए। वो रिसेप्शन पे बैठा, अकाउंटेंट्स बैठा, बैंक्स के काम शुरू हुए, बड़े बड़े मॉल्स बने, फिल्म के थिएटर्स के काउंटर पे टिकट गए। तो उद्योगों में काम करने वाले लेबर से उसको इस परिस्थिति में भी आने थे तो भी उसका चल गया। लेकिन ये जो 21वीं सदी आई है, ये बड़ी खतरनाक है, और इसलिए एक OECD, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, विश्व के 38 देशों के देश इसके साथ जुड़े। इसके 2010 में जो एजुकेशन डायरेक्टरेट के चीफ थे मिस्टर एंड्रियस श्लेशर, उन्होंने कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स दैट हैव नॉट येट बीन क्रिएटेड। भविष्य में कौन सी जॉब्स होंगी, ये 21वीं सदी कैसी है, विशेष रूप से उसके लिए ये वर्णन है। आज हम हमारे विद्यालय में पहली कक्षा में 2021 में भैया ने एडमिशन लिया, वो जब 2050 तक पहुंचेगा, अपने स्कूल में 20 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, उस लेवल पर होगा, जब वो जॉब ढूंढ रहा होगा, तो कौन सी जॉब्स होंगी? बहुत सारी जॉब्स हैं। एक अनुमान के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार 2030 तक आते आते इस विश्व से लगभग 70% ड्राइवर्स की नौकरी खत्म हो चुकी होगी। बैंक में अभी पैसे कम हो गए, और भी संख्या बैंक के एम्प्लॉइज की और कम होती चली जाएगी। जापान के अंदर आप चले जाइए, अनेक बड़े देशों में रेस्टोरेंट्स में वेटर्स की आवश्यकता नहीं है, रोबोट्स आके वेटर का काम कर रहे हैं। गेट पर चौकीदार हुआ करता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं। आप सभी को मालूम है, ऐसे दरवाजे हैं कि वो फेस को रिकॉग्नाइज करके अपने आप दरवाजा खुल जाता है। यानी 21वीं सदी में किस प्रकार के जॉब्स होंगे हमें मालूम नहीं है। हमें उन परिस्थितियों के लिए विद्यार्थी को तैयार करना है। टेक्नोलॉजीज दैट हैव नॉट येट बीन इन्वेंटेड, ऐसी तकनीक जो अभी तक आविष्कार नहीं हुआ, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नाम आपने सुने हैं, कईयों ने सुना होगा। अब इन दोनों का जो मेल हो रहा है वो इतना खतरनाक हो रहा है कि आप यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं, यहाँ मेरे मोबाइल मैंने सामने रखा है, लैपटॉप सामने रखा है, तो मुझे आ रहा है कि राजीव जी क्या सोच रहे हैं, अजय जी क्या सोच रहे हैं, चारू जी इस समय क्या दिमाग में चल रहा है, कि कमल जी क्या बोल रहे हैं, बोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं सामने पढ़ रहा हूँ। और इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कुछ चीज नहीं रहेगी। कई टेक्नोलॉजी से एक छोटा सा नैनो पार्टिकल, आपने ऐसा कहते हो नैनो पार्टिकल, नैनो शब्द सुना है, नैनो पार्टिकल क्या होता है? कुछ है बहुत अच्छा है, दिखना भी नहीं, आप 1 मिलीमीटर का 1 लाख पार्ट आप उससे डिवाइड करते हैं, उसे 1 मिलीमीटर का, तब जाके इतना छोटा वो नैनो होता है। तो नैनो पार्टिकल
में मिला करके वो बायोटेक कैप्सूल का जो होता है वो आपके पिला दिया, उसने आपके दिमाग में जाकर उसने अपने आप को फिट कर लिया। हम जब सोचते हैं तो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के रिएक्शंस होते हैं, वो यदि मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो किस प्रकार के केमिकल कौन से मिल रहा है, वो उसका एनालिसिस कर रहा है, वो मेरे कंप्यूटर से जुड़ा है। आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता चल रहा है। एक नैनो पार्टिकल अंदर जाकर के वो सर्जरी कर सकता है। आज मेडिकल साइंस इन्वेंट कर रही है, आगे चलकर डॉक्टर्स, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक डॉक्टर, रोबोट डॉक्टर हो सकता है। किसी कंपनी ने 50 लाख मान लीजिए नोएडा के अंदर रोबोट्स डॉक्टर दे दिए, वो सर्जरी भी कर रहे हैं। हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर एक रोबोट डॉक्टर है। कोई बीमार हुआ उसका एनालिसिस तुरंत वही के वही वो लेबोरेटरी से अपना ब्लड से निकाला उसने और टेस्ट किया, उसके हिसाब से दवाई दे दी। वो एक इंटरकनेक्टेड। तो ये जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये किस प्रकार की तकनीक आगे चलकर होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। कि कुछ दिन पहले एक कार देखी, कार का ट्रायल जो है, फाइनल ट्रायल पूरा हुआ है, जो उड़ने वाली कार है। अभी सड़क पर चल रही है, आप चाहो तो उसको ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा सकते हो। एक शहर से दूसरे शहर या 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। एंड प्रॉब्लम्स दैट वी डोंट येट नो विल अराइव। ऐसी समस्याएं जो हमें मालूम ही नहीं है कि कल को वो समस्या भी हो सकती है, ये भी कोई समस्या हो सकती है। हमें उस परिस्थिति के लिए तैयार करना है 21वीं सदी। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 3 महीने पहले एक कुछ अपने नौकरी पर रखने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी। उसमें स्पष्ट लिखा कि वी डोंट वांट, हमें ये जरूरी नहीं है कि आप एमटेक कंप्यूटर साइंस से हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो, या बीएससी एमएससी आपने आईसीटी से किया हो। आप स्कूल में भी कभी गए हैं, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं। हमें आपने 10th किया, 12th का बोर्ड एग्जाम, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, उन्होंने सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंप्यूटर के दिए। इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को आप जानते हो, इस पे काम करना, और ये सेट ऑफ स्किल्स हैं। उन्होंने 8-10 स्किल दी कि आप इस स्किल के कौशल के पारंगत हैं। यदि आप ये चीजें जानते हैं, आप अप्लाई कीजिए। भले हमें आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना 10th का, ना 12th का, ना कुछ। 500 का जो सिलेक्शन हुआ उसमें 148 ऐसे थे जिन्होंने 10th क्लास नहीं देखी। तो ये 21वीं सदी में किस प्रकार की परिस्थितियां होने वाली हैं, इसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते, और इसलिए हमारे शिक्षा जगत को उस हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा। उन सारी जिनकी हम वो कल्पना नहीं कर सकते, उस सबके परिस्थितियों का मुकाबला ये हमारे भैया बहन, हमारे स्टूडेंट्स कर सके, इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। और ये विश्व के अनेक देशों का ये चिंतन चल रहा था, यूनेस्को जो है वो इस बारे में सोच रही थी। और इसलिए ये 21वीं सदी के कौशल की बहुत बात होती है। ये क्या है, तो 21st सेंचुरी स्किल्स इज ए ब्रॉड सेट ऑफ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा की। ये ऐसे ज्ञान का या कौशल का या कार्य को करने की आदतों का, वर्क ट्रेट्स, वर्क हैबिट्स एंड कैरेक्टर ट्रेट, और ऐसे चरित्र के, ऐसे जो विभिन्न प्रकार के कैसे चरित्र व्यक्ति का होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, उसको एक समुच्चय है 21वीं सदी का कौशल, जो आने वाली परिस्थितियां जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, उसके लिए, उसका सामना करने के लिए विद्यार्थियों को, भैया बहनों को तैयार करना। और ये सबकी चिंता का विषय था, और इसलिए यूनेस्को ने इसके लिए अध्ययन शुरू करने का प्रयास, इसके लिए काम शुरू किया था काफी पहले, आज से लगभग 30 साल पहले। उन्होंने कमेटी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने, क्योंकि उसके चेयरमैन जो थे वो मिस्टर डेलर्स थे, जो यूरोपियन यूनियन के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनको इसका चेयरमैनशिप दी, इसलिए वो डेलर्स कमेटी कहलाई। और डेलर्स रिपोर्ट ये 1996 में प्रकाशित हुई। तो वो जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई डेलर्स की, उसमें उन्होंने जो था, ये इंटरनेशनल कमीशन था, इसमें 12-15 लोग थे। भारत से उसमें उस कमेटी में जो प्रतिनिधित्व था वो करण सिंह जी का था, जो जम्मू कश्मीर के राजा हुए, राजा हरि सिंह उनके सुपुत्र हैं, कांग्रेस के सांसद भी रहे कांग्रेस से। वो भारत का प्रतिनिधित्व उस कमेटी में कर रहे थे। तो ये 1996 में रिपोर्ट प्रकाशित कि विश्व की 21वीं सदी की परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी, और ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 1996 में। ये नेट पर उपलब्ध है, ये रिपोर्ट है, डेलर्स कमेटी की पूरी रिपोर्ट। यदि हम इसको पढ़ेंगे तो हमको इसमें अनेक चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको इसमें मिल जाएगी। उसने कहा कि
विश्व के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, सोशल प्रोग्रेस हुआ है बहुत, लेकिन इन इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स प्रोग्रेस हैज ब्रॉट विद इट डिsillusionment कि आर्थिक रूप से प्रगति हुई, सामाजिक रूप से भी प्रगति हुई, बड़े बड़े शहर में बन गए, लेकिन इसने डिsillusionment लेकर आया है लोगों में इसके प्रति। क्या नहीं है, क्या इसका हिंदी शब्द क्या होगा डिsillusionment का? एक भ्रम की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। चारों जो अपेक्षाएं उन्होंने की थी कि आर्थिक प्रगति होगी, सामाजिक प्रगति होगी, तो यह सुविधा मिलेगी, वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो एक संभ्रम चारों ओर है। दिस इज एविडेंट इन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, एंड इन द एक्सक्लूजन ऑफ ग्रोइंग नंबर्स ऑफ पीपल इन द रिच कंट्रीज। ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में उन्होंने तनाव, उन्होंने सिनेरियो इन 21st सेंचुरी ये बताया क्या रहने वाला है। ग्लोबली एक्टिवली इंटरकनेक्टेड, पूरा विश्व एक गांव बन गया है, सब आपस में जुड़ गए हैं, और इसलिए एक की परिस्थिति दूसरे को प्रभावित कर रही है। कोरोना वायरस वुहान में आया, लेकिन पूरे विश्व के कोने कोने को प्रभावित कर दिया। डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन से, सूचनाओं का आदान प्रदान की गति बढ़ रही है। कोलैबोरेटिवली मूविंग फॉरवर्ड, मिलकर के काम करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्रिएटिवली प्रोग्रेसिव, विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, नए नए प्रकार के खोज करते हुए, नए नए प्रकार के तरीकों को। अच्छा ये समस्या आ गई, अच्छा इस तरीके से काम हो रहा तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं है तो तीसरा तरीका। सीकिंग कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, व्यक्तियों की कार्यक्षमता बढ़ती जा रही है। क्विक इन अडॉप्टिंग चेंजेस, ये 21st सेंचुरी का सिनेरियो रहने वाला है कि बदलती हुई परिस्थितियों में। मैं अभी अपने 2020 जनवरी में अपने प्रांत के अध्यक्ष, मंत्री, प्रदेश निरीक्षक, कोषाध्यक्ष से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई साहब हर महीने बैठना चाहिए और हर महीने आप लोग का आना दिक्कत होता है, तो ऐसा करते हैं, जनवरी 2020 की बात है कि ऑनलाइन मीटिंग हम लोग का अभ्यास डालते हैं, स्काइप पे कर रहे हैं, किसी पे कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसा भी बड़ा मुश्किल है, आता नहीं है, सबको लैपटॉप लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सबको लैपटॉप अभी हम इतनी जल्दी कैसे दे सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री सबके पास भी आ जाए, निरीक्षक भी आ जाए, तो इसलिए अभी संभव नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे प्रयास। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा और 2 अप्रैल को हमारी पहली ऑनलाइन मीटिंग हो गई थी। कितनी तेजी से बदला है अपने आप को परिस्थितियों के कारण। तो यह स्थिति है, लेकिन इसके साथ साथ तनाव विश्व के अंदर, ये टेलर्स रिपोर्ट कहती है कि विश्व के अंदर 7 प्रकार के तनाव भी एक हम चल रहा है कि ये करें कि ये करें, आपस का क्लैश चल रहा है। तो कौन कौन से टेंशन होने वाले हैं? तो उन्होंने कहा टेंशन बिटवीन द ग्लोबल एंड लोकल। पहला जो आपस का तनाव होगा कि हम वैश्विक बने कि लोकल। अब आया ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल हो। अब लोग बोल रहे हैं तो अमेजन वाले क्या करेंगे, मर्सिडीज वाले क्या करेंगे, एक तो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये संघर्ष चलता है, चलेगा 21वीं सदी में। दूसरा संघर्ष है टेंशन बिटवीन द यूनिवर्सल एंड द इंडिविजुअल। यूनिवर्सल हो, पूरे विश्व का, पूरे सृष्टि का के बारे में सोचना कि व्यक्ति अपने बारे में, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की अपने आप को यूनिवर्सल करके सोचना। हम बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान हमारे ऊपर बम पे बम गिराए जा रहे, तो चल जाएगा क्या? तो ये यूनिवर्सल और इंडिविजुअल का संघर्ष ही चलेगा। तीसरा टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जो पारंपरिक है, पुराना चलता आया, और आधुनिक। आजकल लगता है ना हमारे स्कूलों में भी कई बार बोले भाई साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल करना है, मगर आजकल थोड़ा मॉडर्न लगना चाहिए। ये धोती कुर्ता, आचार्य जी कई बार बोलते थे जब मैं प्रचारक का सुनता था, ये धोती कुर्ता भाई साहब ये प्रक्रिया पुरातन बनती है, इसको बदलना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है पश्चिम की ओर बढ़े। मैं कई बार अपने विद्यालय में अपने आचार्य प्रधानाचार्य से बात करता हूँ तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हैं। मैंने कहा क्यों बोलते हो? गुड मॉर्निंग आचार्य जी, गुड मॉर्निंग दीदी भी तो चल सकता है। अंग्रेजी बोलने में ऐसे भाषा के रूप में आप अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगला टेंशन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस। हम दूर की प्लानिंग करके और दूर का जो फायदा उसको लेकर योजना बनाए कि शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस करें। इसका भी एक तनाव, इसका भी एक संघर्ष चलेगा। आगे
टेंशन बिटवीन नीड फॉर कंप्लीशन ये गलत लिख दिया है, ये शब्द कंपटीशन है। टेंशन बिटवीन नीड फॉर कंपटीशन एंड कंसर्न फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये प्रतिस्पर्धा कराना, प्रतियोगिता कराना कि हमको सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री काशीपति जी अभी पूर्व छात्रों के साथ बैठे थे, आप लोग के साथ जैसे वार्ता कर रहे थे कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हो रहा है, क्या क्या करोगे, तो उन्होंने कहा प्रतियोगात्मक कार्यक्रम मत करना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस नहीं करना। हाँ, सब लोग सहभागी हो, सब लोग इस विषय के महत्व को समझें, इसलिए आप ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराना है कराओ, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड मत करो, ये प्रतियोगिता नहीं। अब ये चलेगा तनाव, हम आपको बोले तो आप बोलोगे कि यदि आप प्रतियोगिता नहीं होगी तो बच्चों का पार्टिसिपेशन कम हो जाए, तो ये चलता है, ये चलेगा। टेंशन बिटवीन कंपटीशन कराना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सबको समान अवसर मिले। टेंशन बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड आवर कैपेसिटी टू एसिमिलेट, ज्ञान का विस्फोट हुआ है इस समय। अभी हमारे एक वर्ग चल रहा था, वहां पे हमारे अधिकारी विषय दे रहे थे, सर कारवाजी, उन्होंने बताया कि आईआईटी में दिल्ली में एक प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहे थे कक्षा के अंदर, तो अपना विषय पढ़ा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने वो पढ़ाने के में स्टूडेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला हाँ पूछो, बोलो सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये 20 दिन, ये 1 महीना पुराना है, लेटेस्ट परसों का लेटेस्ट इस विषय पर जो रिसर्च हुई है वो ये है, निकाल करके उसने दे दी। अब जानकारी का विस्फोट है, आसानी से उपलब्ध है, तो ये एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज और हम कितना कर सकते हैं अपने अंदर। अब जैसे आपके सामने एक टेंशन है, इन 3 दिनों के अंदर 12 सत्रों में 12 प्रकार के विषय आपके साथ बॉम्बार्डमेंट किए जा रहे हैं। हमारे सबकी क्षमता कितनी है उस 12 विषयों को सहन करने की, उस बॉम्बार्डमेंट को सहन करने की क्षमता है कि कुछ में हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं सुनना, ठीक है यहाँ बैठे हैं तो बैठे, क्या करना, इसका भी एक तनाव है। अधिकारी बोल रहे हैं नहीं 12 विषय आएंगे, आपको बोल रहे हैं हम 12 को नहीं बोलेंगे, तो ये तनाव चलेगा। ये संघर्ष 21वीं सदी के जमाने में तनाव, अब इसमें नहीं है, लेकिन वो जो नीचे आ रहा है वो है अंतिम जो है वो 7वां, वो है टेंशन बिटवीन 10 नीचे क्योंकि लिखा हुआ है उसको ऊपर कर दे तो थोड़ा सा आ जाता प्रोजेक्टर के कारण। टेंशन बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल, आध्यात्मिकता और भौतिकवाद, इसके अंदर एक तनाव, आपस में संघर्ष है। अब इन सारे तनावों का हमें सामना करना है 21वीं सदी, तो ये 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना 19वीं और 20वीं सदी के कौशल से तो नहीं हो सकता, तो इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए डेलर्स की जो रिपोर्ट है उसने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लर्निंग टू नो, यानी ये सीखो, जानने के लिए कैसे जानना ये सीखना है चाहिए। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, कैसे करना ये भी हमें सीखना चाहिए। लर्निंग टू लिव टुगेदर, आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मुझे एक थोड़ा सा विषय से हटकर एक घटना का स्मरण है, परसों मैं चर्चा कर रहा था जब मैं माननीय शेषाद्री जी के साथ था, तो स्वदेशी आंदोलन को लेकर थोड़ी तल्खी बढ़ गई थी और स्वदेशी पत्रिका में देश के गद्दार करके ऐसे यशवंत सिन्हा अटल जी के लिए या आडवाणी जी के लिए छपा था। तो शेषाद्री जी असहज हो गए, 10 बजे रात में मुझे बोला कि कपड़े पहनो और कपड़े निकालो, धोती बदलो और आपको चलना है। मदन दास जी के साथ हम और शेषाद्री जी हम लोग गए, कार आई, प्रधानमंत्री निवास गए, वहां पे अटल जी बैठे हुए थे कमरे में, आडवाणी जी थे, महेश शर्मा जी थे जो राजस्थान में खादी बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। अटल जी की आंख में आंसू थे, गंभीर थे। एक फाइल में ऐसे कागज रखा हुआ था उनके सामने, अटल जी ने एक वाक्य कहा, वो वाक्य मुझे हमेशा स्मरण है। उन्होंने वाक्य कहा कि आपकी और हमारी नीतियों में मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि आपको हमारी नीयत पर संदेह है तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ये घटना सितंबर महीने की 2000 की, और उन्होंने कहा अगले दिन मैंने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति महोदय से समय ले लिया, ये मेरा इस्तीफा है, मैं इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। तो ये जो है आपस में मतभेद है, मनभेद नहीं है, अपने अधिकारी को अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं, इसमें स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लेकिन मनभेद यदि रहता है तो गड़बड़ है, तो उसका इलाज होना चाहिए। और अंतिम है लर्निंग टू बी, अपने को सहज रखना, कैसे हो वैसे रखना, आवरण नहीं ओढ़ना, तो सहज कैसे रहना, जीवन सहज जीवन कैसे रहना।
मैं अधिकारी बन गया हूं तो मेरे लिए कोई विशेष सुविधा चाहिए क्या? मैं कई बार कई लोगों में देखते हैं हम हमने मैं प्रोफेशनल में था, होटल इंडस्ट्री में था, मैं देखता था कई हमारे सीनियर्स होते थे वो किस प्रकार का व्यवहार करते थे। हमारे अभी क्षेत्रीय बैठक थी, वहां पे अधिकारी ने पूछा कि हमें से कि क्या हमारे समिति के लोग क्या वो कर्मचारियों के घर जाके चाय पानी पी सकते हैं क्या? क्या वो उनको कर्मचारियों के घरों में कर्मचारियों को अपने घरों में बुला सकते? सहज जीवन एक जीना जो एक मानव के नाते अपेक्षित है। और इसलिए ये चुनौतियां हैं और इसलिए डेवलप्स ने ये 4 बातें कही इसके आधार पर। फिर WHO ने WHO ने भी इन्हीं लाइफ स्किल्स को कहा है कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एटीट्यूड होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग नवाचार और क्रिटिकल थिंकिंग यानी एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर सकने का, संश्लेषण डाटा को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण संश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचने का जो स्वभाव है वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, अब मैं आपसे बात संवाद कर रहा हूं, ये इंटरपर्सनल स्किल है, ये डेवलप है क्या? फिर सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी, ये जो लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी के साथ सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी आ गया। फिर कोपिंग विद इमोशंस एंड कोपिंग विद स्ट्रेस, ये लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये सब शब्द अलग अलग है लेकिन चीज एक ही बता रहे हैं। OECD मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, उसने कहा कि डॉक्यूमेंट 21st सेंचुरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस फॉर न्यू मिलेनियम लर्नर्स इन OECD कंट्रीज डिटेल्स 3 मेजर डायमेंशन, 3 बताए हैं। पहला है कम्युनिकेशन चाहिए, दूसरा जानकारी, जानकारी का भंडार है आज दुनिया में, हमसे ज्यादा हमारा विद्यार्थी जानता है। एथिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट, ये 3  21वीं सदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। P21, ये जो P21 है ये 21वीं सदी के कौशल के लिए पार्टनरशिप, ऐसा बिजनेस लीडर्स वर्ल्ड के कुछ प्रमुख बिजनेस लीडर्स 50-60 उन्होंने इकट्ठा होकर के एक ग्रुप बनाया P21। वो ये कहता है कि 3 स्किल्स है, लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स यानी सीखना और नवाचार के जो कौशल हैं, इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और लाइफ एंड कैरियर स्किल्स, जिंदगी और अपने जो कैरियर है उसका जो कौशल है उसमें कैसे सफल होना। ATCS, ये ATCS एडवांस टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विसेज एक कंपनी है, उसका उसने ये कहा, उसने इसको 4 प्रकार में विभाजित किया। वेज ऑफ थिंकिंग, आप सोचते कैसा है, आप काम कैसे करते हैं, वेज ऑफ वर्किंग, टूल्स फॉर वर्किंग, उस काम को करने के लिए यंत्र कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, टूल्स उसके आपकी कौशल है कि नहीं, और लिविंग इन द वर्ल्ड, विश्व के में विभिन्न मतवादों के साथ सहज रूप से सामान्य तरीके से रहना। और यूनेस्को ने भी उसको अलग तरीके से इस प्रकार से ये डिफाइन किया। अब ये 21वीं सदी के कौशल की बात हो रही है तो ये 12 प्रकार के कौशल, लिटरेसी स्किल्स, इसमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी है, और इसके अलावा फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और लर्निंग स्किल्स कहलाती है, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन, और लाइफ स्किल्स के रूप में फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल स्किल्स। इसको याद करने के लिए कई बार एक सोशल कहते हैं ना, एक शब्द नेमोनिक्स चलता है, तो वो है तो नेक्स्ट। तो लर्निंग स्किल्स कौन कौन से हैं सीखने के लिए, तो 4 सी है, ये हमें याद रखना। पहला है कम्युनिकेशन, संवाद का कौशल, विभिन्न भाषाओं में, अधिक से अधिक भाषाओं में संवाद का कौशल। अब मुझे घटना स्मरण है, विंस्टन चर्चिल जो है ये एक बड़े प्रसिद्ध वक्ता माने गए, बहुत अच्छा उनके ओरेटर स्किल्स थे, भाषण देने की कला। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, जब नए सांसद बने तब संसद में इनका एक भाषण चल रहा था, स्पीकर के रूप में कोई महिला नहीं, तो इन्होंने भाषण में देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा ऑनरेबल स्पीकर मैम, और अटक गए। फिर बोला ऑनरेबल स्पीकर मैम आई कंसीव, बोला और अटक गए। फिर अटकने के बाद दोबारा बोला ऑनरेबल स्पीकर मैम आई कंसीव, और फिर अटक गए। तीसरी बार बोला ऑनरेबल स्पीकर मैम आई कंसीव, और फिर अटक गए। अब इससे पहले कि चर्चिल कुछ बोलते एक महिला MP खड़ी हुई ऑपोजिशन की, और उसने कहा ऑनरेबल स्पीकर मैम, मिस्टर चर्चिल हैव कंसीव्ड थ्राइस एंड प्रोड्यूस्ड नथिंग, एंड आई हैव कंसीव्ड वंस एंड प्रोड्यूस्ड 3। कंसीव के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है कंसीव का कि मैं ये स्वीकार करता हूं, एक दूसरा अर्थ होता है कंसीव का कि गर्भ धारण करना। अब उसका मजाक उड़ाया चर्चिल का उस अपोजिशन के MP ने, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे नहीं थे। उसको उन्होंने कहा आई कंसीव यानी मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा मैं
प्रोड्यूस क्या किया? कुछ नहीं। मैंने एक बार कंसीव किया है, गर्भ धारण किया और 3 बच्चे पैदा कर दिए। उनको इतनी शर्म आई, उसके बाद वो कहते हैं कि कहीं एकांतवास में गए, कम्युनिकेशन का अभ्यास किया, भाषण देने का, और जब वापस आए तो ही वॉज अ चेंज पर्सन, वो एक बदले हुआ व्यक्तित्व था। केवल मुंह से शब्दों को बोलकर संवाद नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ता है। कई बार बॉडी लैंग्वेज आंखों में ही आता है, होता है ना। एक कवि ने कहा ना, किसी ने, कि नजर झुकी तो हया बन गई और नजर उठी तो दुआ बन गई। नजर टेढ़ी हुई तो कज़ा बन गई और नजर तिरछी हुई तो खराब हुई। तो एक ही नजर है, लेकिन उसका आपने झुकाया कि ऊपर उठाया, टेढ़ी की, तिरछी की, और नजर तिरछी हुई तो आधा बन गई, तो वो उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में केवल मौखिक कम्युनिकेशन नहीं आता, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आता है और रिटन कम्युनिकेशन भी। लेकिन हम विभिन्न संस्थानों से संवाद करते हैं, हमारा संवाद कैसा है? कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी आता है। एक बार एक सीएसआर के लिए मैंने एक जगह कार्यकर्ता को कहा कि अच्छा प्रधान जी को कि वहां जाकर देकर आना, वो कोई कागज मांग रहे हैं। वो कागज यूं और फिर उसका एक और फोल्ड और जेब में डाल करके ले गए और वहां पे वो जेब से निकाल के खोल के दे दिया। उनका फोन आ गया कि मुझे कि भाई साहब वो अभी इस समय देने की स्थिति नहीं। ये कम्युनिकेशन स्किल है, हमें देना है, कागज देना है, किसी एक कंपनी में जा रहे हैं, वहां के मालिक को देना है, सीईओ को देना है, एक उसमें जाना चाहिए, कैसे, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं, आप कितना कनेक्ट करते हैं सामने वाले के साथ। कई बार दिलीप बेदकर जी भाई साहब कहते थे, क्लास में हम आते हैं टीचर और वो बोलना शुरू करते हैं, उनको ये नहीं मालूम पिछली क्लास में जो टीचर थे उन्होंने आके भी सब बच्चों को डांटा हुआ, डंडे मारे हुए, सब तो आपसे कनेक्टेड ही नहीं, हम अपना विषय रख देते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल से जरूरी है। दूसरा सी आता है क्रिएटिविटी, नवाचार। एक तरीके से काम नहीं कर सके, सफल नहीं हो रहे। अंग्रेजी में कहावत है ना कि एवरी फेलियर इज ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। इसका अर्थ क्या है? असफलता, प्रत्येक असफलता में सीखने का है, सफलता की ओर बढ़ाती है। क्यों? कि अभी तक ये काम ऐसे नहीं हुआ, तो अब मुझे भी सफलता हो रहा है, तो नए तरीके से काम करना पड़ेगा। ये जो बल्ब का आविष्कार हुआ उसके बारे में बताते हैं कि लगभग 950 बार वो असफल हुए थे एडिसन। उनके 5 सहयोगी उनका छोड़ गए तो पागल हो गए, दिमाग खराब हो गए, बल्ब तो भी चल सकता है, छोड़ के उनका साथ छोड़ के चले गए। हर बार नया असिस्टेंट रखते रहे, लेकिन वो हर बार कहते थे यदि ये अच्छा ये 500 तरीके से नहीं हुआ, असफल हो गया 500वीं बार, इसका मतलब बल्ब तो जलेगा, ये पक्का है, लेकिन ये 500 तरीके से नहीं जल सकता, मुझे कुछ 501वां तरीका ढूंढना पड़ेगा। और ये करते 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 उन्होंने सफलता प्राप्त। ये नवाचार। हम मेरे जब दादा में कही देता हूँ कि दादाजी पढ़ते थे तो वो भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहते थे, चालू चंद्र की चंचल किरण। मेरे पिताजी पढ़ते थे तो वो भी देते, मैंने जब पढ़ा तो मैंने भी यही किया। और यदि मैंने शादी की होती और बच्चे हुए होते तो वो भी बच्चे भी अभी यही पढ़ रहे होते, चालू चंद्र की चंचल किरण। एक आचार्य जी ने कॉपी चेक कर रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे ने जो लिखा तो बड़े गुस्से में जीरो काट के जीरो कर दिया, बड़े गुस्से में आजकल फिल्म डायलॉग लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं। मैंने हुआ क्या? बोला देखिए ना इन्होंने क्या क्या लिखा है, फिल्मी गाना लिख दिया, क्या लिखा है फिल्मी गाना कि चप्पा चप्पा चरखा चले। तो मैंने कहा एक बात मुझे बताओ। बोला आपने कितने में पढ़ दिया? बोला 0 दिए। मैंने कहा एक बात बताओ, ये अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है कि नहीं है? तो सोच में पड़ गया। बोला हाँ ऐसा लिखा है तो सही। मैंने कहा यदि मैं आपकी जगह निरीक्षक होता तो एकमात्र इसी विद्यार्थी को पूरे के पूरे नंबर मिलता, बाकी सबने जो रट के लिखा है उनको 5 में से मैं 1 नंबर ही देता है, 2 नंबर। तो नवाचार का हमारा स्वभाव है कि नहीं, कुछ हम नई चीज करते हैं कि नहीं, हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे लेसन प्लान, हमारा पढ़ाने का तरीका वही पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ही तरीके से चल रहा है। मैं गणित के आचार्य के साथ बैठा था, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, यदि कल से क्लास लगी और आपको ये तय कर दिया कि आज से ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप ये हटा दिया गया, कैसे पढ़ाओगे गणित? सोचो जरा नया तरीका। वो स्टैम्प पर करके एक वो मेनोनिमस है कि नया करना है तो सब्स्टिट्यूट और ऐड ऐसे करके, वो उसको विषय में अभी नहीं जा रहा है, तो पूरा एक अलग विषय है।
लेकिन ये एक तकनीक है कि नया करना है तो कुछ हटाना, जोड़ना, कैसे मॉडिफाई करना। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, डाटा को इकट्ठा करना, उसको एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना और उसके निष्कर्ष निकाल करके उसके आधार पर निर्णय लेना। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग का स्वभाव नहीं बनेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं होगा, समस्याओं का हम समाधान करता नहीं बनेंगे। हम समस्या पैदा करने वाले तो बन सकते या हम कुछ समस्या नहीं कर सकते। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग ये, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सार्वजनिक जीवन में आती हैं, आप सभी लोग अनुभव करते हैं, उनका समाधान करने के लिए हमको अपना ये एप्टीट्यूड, भले ही हमारा विज्ञान विषय नहीं हो, हम इतिहास के विद्यार्थी बेशक हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में भी डाटा को इकट्ठा करना, उसके आधार पे ये हमारा स्वभाव में आना चाहिए। हम कई बार बिना कंप्लीट डाटा इकट्ठा किए कुछ निर्णय करते हैं, उसके कारण वो निर्णय, क्योंकि कंप्लीट डाटा नहीं इकट्ठा नहीं है या कंप्लीट डाटा इकट्ठा हुआ तो उसका एनालिसिस ठीक नहीं किया, उसका विश्लेषण सही नहीं किया, उसका निष्कर्ष गलत निकले, इसलिए निर्णय गलत हो जाते हैं या अपेक्षित परिणाम जो प्राप्त पाना चाहते हैं वो नहीं होता। और चौथा है कोलैबोरेशन, समूह में काम करना, टीम में खड़ा करना। कई बार हम आग्रह करते हैं, अधिकारी आग्रह करते हैं, वैदिक गणित है विषय, तो वैदिक गणित की 8-10 लोगों की प्रांत की टीम है क्या? और इसलिए कई बार एक रुडयार्ड किपलिंग का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि अपने 6 दोस्त बनाओ और इसमें प्रश्न करो, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ एंड व्हाई। 5 डब्बू में एक एच है, हाउ। प्रश्न कीजिए, जैसे ये प्रेजेंटेशन करना था तो व्हाई क्यों करना है, व्हेन कब करना है, वेयर कहां करना है, हु किसने करना है, हाउ कैसे करना है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजना यदि हम ये अभ्यास अपनी जिंदगी में बनाएंगे तो मुझे लगता है हम क्रिटिकल थिंकिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारे विद्यार्थियों का भी, हमारे आचार्यों का भी, हमारे प्रधानाचार्यों का भी ये स्वभाव बनना चाहिए कि इन 6 प्रश्नों को अपने से करना। मैं इस प्रशिक्षण वर्ग में आया हूं, व्हाई क्यों आया हूं, वेयर कहां जाना है, मुझे प्रशिक्षण करना है, कब जाना है, कैसे करूंगा मैं, आओ। तो ये जब प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तब हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तीसरा और दूसरी कैटेगरी आती है इसके बाद IMT, ये लिटरेसी स्किल्स है, साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ज्ञान का भंडार है, जानकारियों का। जानकारी होना और ज्ञान होना दोनों में अंतर है। जानकारी केवल होना पर्याप्त नहीं है, आपके पास कितने स्पीड से जानकारी आती है और कितने स्पीड से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। ये 21वीं सदी में विशेष महत्व रहता है। मुझे स्मरण, मान लीजिए आज से 25-30 साल पहले आपका केंद्र से एक पत्र आया कि टीजीटी मैक्स आपके प्रांत में कितने हैं, वो जरा उनकी संख्या और नाम भेजिए। प्रांत से पत्र आता था, प्रांत कार्यालय पर आते आते 1 हफ्ता लग जाता था। प्रांत कार्यालय में प्रदेश निरीक्षक प्रवास में है, वो आए 3-4 दिन बाद वो आए, तो उसका उन्होंने पत्र बनवाया। वो विद्यालयों तक पहुंचते पहुंचते वो 8-10 दिन और लग जाते थे। वहां पे प्रधानाचार्य उसको लेकर के और फिर 3-4 बार प्रदेश निरीक्षक फोन कर रहे हैं, तब जाके आप वहां से भेजते थे। ये सब वापस आने में प्रांत कार्यालय को 15 दिन और लग जाते थे, कितनी लगते थे, ऐसा ही था ना। और उसके बाद प्रांत कार्यालय पे टाइप होकर वो सूची प्रांत कार्यालय पे, केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचते पहुंचते लगभग 2-2.5-3 महीने का समय पूरा लगता। ऐसा था कि नहीं? तो हाँ, लेकिन आज चलेगा क्या ऐसा? आज यदि हमारे पास जितना डाटा है, जितने आचार हैं, यदि हमने क्रांति कार्यालय में अपने कंप्यूटर में सारा फीड कर रखा है, वहां से मेल होती है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में यहाँ मेल पहुंच जाती है। आपने देखा, अच्छा ये मेल आए, तुरंत यदि प्रदेश निरीक्षक नहीं है, प्रदेश मंत्री नहीं है, कार्यालय प्रमुख ने फोन किया कि ऐसा ऐसा मेल आया है, क्या करना है? अरे वो वहां पर है ना, तुरंत उसको वहां से कॉपी करो, पेस्ट करो और भेज दो। कुल कितने मिनट लगते थे? मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर वापस आप भेज सकते हैं। ये स्पीड भी है और जानकारी है। इसलिए अपने काम से संबंधित जितने प्रकार की जानकारी चाहिए वो सब हमारे कार्यालय में चाहिए, चाहे वो विद्यालय का कार्यालय हो, चाहे प्रांत का कार्यालय हो, चाहे किसी भी विषय का कार्यालय। और उसको कम्युनिकेट करने में हमारी स्पीड भी चाहिए, हमारा कौशल भी विकसित होना चाहिए। दूसरा है मीडिया टेक्नोलॉजी, मीडिया लिटरेसी।
आजकल का युग, पहले हम कहते थे कि नेकी कर और कुएं में डाल। आज क्या है युग कि नेकी कर और ढोल बजा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम जरा विचार करें, हमारा विद्यालय, हमारे पूरे साल के 365 दिन, कितने दिन 365 दिन मीडिया में हमारा विद्यालय का नाम आया? एक प्रांत के रूप में हम जरा विचार करें, विद्या भारती का नाम या शिशु मंदिर की कोई उपलब्धि को लेकर समाचार 365 दिन में कितने दिन आया है? हमारे पास डाटा है क्या? हमने कोई पॉलिसी बनाई है, हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है क्या कि मीडिया से हम कैसे रहेगा, प्रिंट मीडिया से कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से हमारा संवाद कैसा रहेगा? सोशल मीडिया आजकल एक बड़ी ताकत है, उसके ऊपर कितना है? अभी मैं परसों पूछ रहा था तो हमारे प्रचार विभाग की बैठक थी, तो प्रांत के फेसबुक पेज पे कब से पोस्ट नहीं किया, तो सोशल मीडिया पे पूछे तो उन्होंने कहा 3 महीने हो गए। अब ये चलेगा क्या 3 महीने से हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे पोस्ट नहीं है? यहाँ तो एक एक दिन में दुनिया बदल जाती है, पूरा माहौल बदल जाता है। कैसे उपयोग होता है उसको अपने सिस्टम, अपने हित के लिए सरसंघ चालक जी ने एक विषय उन्होंने बिहार में उस समय किसी एक जगह गोष्ठी में रखा, उन्होंने जो रखा वो सही रखा था, लेकिन उसका आधा चीज उठा करके उसको गलत तरीके से जो सोशल मीडिया पे चलाया गया, उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम। तो ये स्पीड, मीडिया लिटरेसी, मीडिया को कैसे संपर्क करना, संबंध बनाना, संवाद करना। अब ट्रेंडिंग का कई बार ट्विटर पे ट्रेंडिंग का चलता है, अब कितना अगर उसमें आता है, ये एक अलग तरीके का तकनीक है कि आप 1 घंटे के अंदर कितने ट्वीट्स होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि टॉप ट्रेंडिंग पाएंगे क्या करना। तो अब कई बार जो हम जैसे जो जिनको ज्यादा मालूम नहीं, क्या करते हैं तो एक ट्वीट को टाइप करते रहते हैं और फिर पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे तो स्पीड कम हो जाती है। तो मुझे एक ने बताया कि भाई साहब एक काम किया करो, क्या बोला, आपने जो ट्वीट करना है 50-100 ट्वीट 200 ट्वीट जो भी करना है, उन सबको रात में अपना नेट को ऑफ करो और ट्वीट कर दो, और मान लो सुबह 9 बजे से ट्रेंडिंग करनी है तो 9 बजे अपना नेट खोलना मोबाइल का, तो 1 घंटे में एक साथ विद इन मिनट्स 200 ट्वीट 300 ट्वीट आपके एक साथ चले जाएंगे। अब ये कौशल सीखना पड़ेगा मीडिया से, हमें यदि अपना वर्चस्व शिक्षा जगत का नेतृत्व स्थापित करना है, अपने आप को साबित करना है, तो हमको मीडिया लिटरेसी सीखनी पड़ेगी। तीसरा है टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आज की तकनीक, जब 2000 में प्रमोद महाजन जी इसके मंत्री बने थे, तब उन्होंने एक बात कहा था कि पिछले शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जो अपना साइन नहीं कर सकता, वो इलिटरेट कहलाएगा, वो अनपढ़ कहलाएगा। आज क्या है? तो उन्होंने कहा लेकिन 21वीं सदी में अनपढ़ कौन होगा? जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा। और अब 2021 तक आते आते अब ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप जो हमारे पास है, ये भी आउटडेटेड हो चुका है। अब आ गया है मशीन लर्निंग का युग, डाटा एनालिसिस का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, बायोटेक्नोलॉजी का युग। अब जिसको इन सब चीजों का बेसिक ज्ञान नहीं होगा वो अनपढ़ है। हम कौन से स्तर पर हैं, हमको विचार करना चाहिए, और कितनी तेजी से हमको इस पे काम करना पड़ेगा। यदि 21वीं सदी में हमको, मैंने 2000 के आसपास हमने जो परिवर्तन कर रहे हैं, हो सकता है मेरे जो मैं वो मेरा एक विचार है वो आपके सामने रखना, हो सकता है आप उससे सहमत नहीं हो, लेकिन मेरा एक विचार है, आप विचार कीजिएगा कि 2000 के आसपास जो हमें आवश्यक अपने विद्या भारती में, अपने विद्यालयों में बदलाव करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए, नहीं किया आपने या लेट किया। परिणाम क्या हुआ? मुझे कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब पूर्वा माध्यमिक जैसा हमारा विद्यालय, यहाँ पे कभी डीएम और एसएसपी के बच्चे भी एडमिशन लेते थे। आप लोगों को भी कई अनुभव होगा इस प्रकार का हमारे विद्यालय में कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, समाज का एलाइट ग्रुप जो हम कह सकते हैं, उसके बच्चे वहां पढ़ते थे। लेकिन जो 2000 में अपेक्षित बदलाव करना चाहिए था, नहीं किया, उसका परिणाम हुआ। उसका और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक इसका भी रहा कि हमारे से वो एलाइट ग्रुप अलग हो गए। आज मुझे कई बार फोन आता है कि भाई साहब नोएडा के विद्यालय में तेरा एडमिशन कराना है यार, गाजियाबाद नेहरू नगर विद्यालय में एडमिशन कराना है। मैंने कहा अच्छा आपका पोता है क्या? बोला नहीं पोता नहीं है, मेरे जो काम करने वाली है ना उसका बेटा है, और जरा उसका कुछ हो जाए आईएएस कर दे क्या? क्यों गिरा? क्योंकि अब सही समय पर हमें जो बदलाव करना चाहिए था वो कुछ नहीं किया। 2021 ये भी दोबारा एक बदलाव का समय। यदि अब हमने दोबारा सही समय पे बदलाव नहीं किया, अपने कार्य संस्कृति में नहीं लेकर आए, तो अब स्तर नहीं गिरेगा, अब जीवन और मरण। और इसलिए इस दृष्टि से हम लोग विचार करें कि तकनीक की दृष्टि से हमें किस प्रकार की हमारी कौशल हमारे चाहिए प्रत्येक चाहिए।
पांचवा जो तीसरा ग्रुप है वो है लाइफ स्किल्स, जीवन का कौशल। 5 एफ्लिप्स, FLIPS। F से है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, समय परिस्थिति के हिसाब से देखना, ये फ्लेक्सिबिलिटी। और इसका कितना उपयोग है, या आजकल तो मैं तो महसूस कर ही रहा हूँ, बचपन में था और आज से 5 साल पहले भी जिधर बढ़ गया, खूब दौड़ लगा ली, खूब अपना शरीर को मोड़ करके निकल गया। अब जब से रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब दिक्कतें शुरू होनी शुरू हो गई। यही जीवन के व्यवहार में, हमारे जीवन में लचीलापन है। ठीक है, आग्रह करते हैं, कई बार आग्रह करते हैं, बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं, लेकिन सामने की परिस्थिति समझ के लचीलापन। एल है लीडरशिप, नेतृत्व करना। उसका कैसा परिणाम होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो 2 लीडर्स को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह, या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। उसको मुझे ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता है। तीसरा है आई से इनिशिएटिव, अपनी ओर से पहल करके। भगवान ये ऋषि वशिष्ठ जब दशरथ जी ने पूछा कि राजकुमार के रूप में राम कैसे रहेंगे, तो राम के गुण बहुत बढ़िया देखे, राम के गुणों का वर्णन कर। हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि कार्यकर्ता कैसा होना, अधिकारी कहते हैं कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, तो बोलते स्वचिंतक, स्वकल्पक, स्वयोजक, स्वप्रेरक, स्वसक्रिय, और एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वप्रचलक। ये स्वप्रचलक क्या है, ये इनिशिएशन, अपनी ओर से पहल करके सामने वाले से संपर्क करना, उससे मिलना, उससे बात करना, अपनी ओर से पहल करके अपने आप को प्रस्तुत करना किसी काम के लिए। ये सेल्फ इनिशिएशन, जो इनिशिएशन है, ये स्वभाव में ये बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है 21वीं सदी का। हम कल भुवन जी और हरिशंकर जी चर्चा कर रहे थे हम लोग पीछे कमरे में, कि कल जब वक्ता ने बोला कि हाँ भाई कोई सुझाव या किसी का कोई प्रश्न है, तो हम सब मौन होकर बैठे। क्यों? ये जो इनिशिएशन का कौशल है, ये हमें कहीं ना कहीं कम है। क्या हमारे मन के अंदर फियर है, कि फियर ऑफ व्हाट अदर्स विल से, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम नहीं बोलते। जो भी कारण, लेकिन ये इनिशिएशन का स्वभाव हमारा बनना चाहिए। अपनी ओर से पहल करके हमें ये सीखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, संपर्क भी करना चाहिए। आज इसका बहुत अभाव, कार्यकर्ताओं से हम इंतजार करते हैं कि वो आके हमें अपनी बात सुनाए, हम उनके पास कितना जाते पहल करते। इनिशिएशन का सोचना। पी है प्रोडक्टिविटी, मेहनत बहुत हो रही है, बहुत मेहनत की, काम कर रहे हैं, हम स्कूल में काम कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? कई बार क्लैरिटी भी नहीं रहती। हम कभी हमें इंतजार किया क्या एनालिसिस, हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे विद्यालय का परिणाम कैसा, मेहनत कर रहे हैं आचार्य के नहीं कर रहे, इसका एनालिसिस क्या करते हैं? कई बार कैसे पता करते हैं कि मेहनत हो रही है कि नहीं? आचार्य का मूल्यांकन करते हैं तो क्या करते हैं? एग्जाम में रिजल्ट बच्चों का कैसे आए, यही होता है। हमने कभी इस बात का क्लैरिटी नहीं है विजन की, हमने कभी इस बात का एनालिसिस किया गया कि हमारे कितने विद्यालय के, हमारे कितने भैया बहनें यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से दूसरे मंजिल तक जाने को बोला, 20 बार जाने को बोले तो जीप बाहर निकल आती है। शारीरिक विकास हुआ है कि गुस्सा कितना आता है, तनाव कितना देता है। जीवन में वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने की उसकी क्षमता आ गई है। कई बार मेरे मन में आता है, हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने वो पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया इस बात को लेकर के, जीवन की हम क्यों काम कर रहे हैं, जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक हमारे विद्यार्थी सामना कर सके, इसके लिए तैयार कर रहे। एक प्रसंग घटा, रिटायरमेंट हो गया, प्रसंग घटा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? विजन क्लियर नहीं। कोई ना अन्य और भी बहुत सारे कारण होते हैं, मैं क्या देखा टच करते जा रहा हूं, उसमें मैं बहुत आपसे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम है। इसलिए थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से करने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ये इसको करने की जरूरत है। कम समय में अधिक काम करना, ये और काम का को परिणामकारी बनाना। कई बार अधिकारी कहते हैं 2025 में अब आसन की ये 200 वर्ष पूरे हो रहे, संचालक जी बोल रहे हैं, ये नहीं पूछना चाह रहे कि हमारे कितने स्कूल हो गए, 13,000 स्कूल हैं, हमने 20,000 स्कूल कर लिए, ये नहीं पूछना चाह रहे।
वो ये पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा ये स्कूल यदि 40 साल से चल रहा है तो वहां पे समाज में क्या परिणाम आया। तुम्हारा संस्कार केंद्र भी 5 साल से 10 साल से चल रहा है तो वहां के आसपास के समाज में क्या परिणाम आया, ये प्रोडक्टिविटी हमारी क्या है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी हमको विचार करना है। और चौथा अंतिम है वो है एस, सोशल स्किल्स, समाज में व्यवहार करना। अनेक है, अनेक संघर्ष है पाकिस्तान का भारत के साथ है। भारत में भी वो जल को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक वाले भिड़े पड़े, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले भिड़े पड़े, कई सारे भाषाओं को लेकर है। तो इस समूह में काम करना है विभिन्न, तो हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए समूह में काम करने के लिए, समाज में व्यवहार करने के लिए हमारे पास कौन से स्किल्स हैं। एक बार मैं केवल एक घटना बताता हूँ कि मैं एक बार एक कार्यकर्ता के साथ वरिष्ठ, मैं मेरे साथ एक प्रधानाचार्य और मैं और हम किसी एक संपर्क में थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रवास पे गया था कि भाई साहब हमारे अध्यक्ष जी से आपका घर पे चलते हैं, आप परिचय करिए, चाय पीने हमारा। ठीक है चलते हैं, हम दोनों थे। अब वहां पहुंचे, नमस्ते हुई, आपका मंत्री प्रांत संगठन मंत्री यहाँ बैठे, चाय आ गई बात। वहां पे मैं 1.5 घंटे हम लगभग बैठे। 1.5 घंटे में मैं केवल 3 या 4 वाक्य बोला, बाकी का समय अध्यक्ष जी और प्रधानाचार्य जी के आपस में मित्रता थी तो वो वार्तालाप चलती रही। अब ये सामान्य व्यवहार का विषय है क्या, विषय है कि नहीं, कि यदि आप तो बाद में भी जाके बात कर सकते हो। अब ये जो कौशल है, ये छोटे छोटे व्यवहारिक बातें, ये हमारे आचार्यों को, प्रधानाचार्य को, हमारे अंदर स्वयं ये हमारी कितनी आती है, कितनी कैसे और आ सकती है। इस सारे ये 12 प्रकार के स्किल्स होते हैं। 4 सी, 3 लिटरेसी स्किल्स, तो 4 और 3 7 और वो 5 लाइफ स्किल्स। ये 12 प्रकार के स्किल्स ये हमारे विद्यालय में कैसे आते हैं। आप करते हैं लेकिन आपको भी ध्यान में नहीं। अभी समय है आधे घंटे का, यहाँ पे 12 ग्रुप में हम लोग बैठे हुए हैं। एक एक ग्रुप को मैं ऐसे देख रहा हूँ, आपस में जो ग्रुप है वो देख लें 12 है कि नहीं, कहीं कमी है तो जहाँ 6 है वहां को 5-5 कर लीजिए। और हम लोग एक बार आपस में बैठ के एक एक स्किल्स मैं दे रहा हूँ। हम लोग अपने विद्यालय में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम करते हैं उस स्किल की, अभी ये नहीं सोचा होगा कि वो स्किल कैसे हमारे विद्यालय में आएगी, हम कैसे लाएंगे, लेकिन हम कार्य छात्र संसद है तो इसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आती है, कोलैबोरेशन स्किल्स आती है। तो 21st सेंचुरी की ये 12 स्किल्स हमारे विद्यालय में हम कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स यदि जैसे आपको मिला तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या क्या विद्यालय में हम कार्यक्रम करते हैं वो सूची बनाते जाना और क्या कर सकते हैं, वो भी कुछ नवाचार आप जोड़ सकते हैं। बाद में हम इसको एक कागज पे इकट्ठा करके करेंगे, समय होगा 10 मिनट का आपको समय देंगे ताकि सब लोग एक एक मिनट में उसको प्रस्तुत कर सकें। तो पहला नरेंद्र जी का जो ग्रुप है वो आपस में मंडल बना लीजिए और कम्युनिकेशन स्किल्स भी देते चलिए। दूसरा आपका ग्रुप है ये क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा क्रिएटिविटी, चौथा आपका आप 3 हो गए ना, कोलैबोरेशन, इधर 5वां ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी, या एक काम कीजिए आप लीजिए मीडिया लिटरेसी, इधर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उधर टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, इधर राम किशोर जी वाला तो फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद उधर लीडरशिप और आपका ग्रुप इनिशिएटिव और ये प्रोडक्टिविटी। एक ग्रुप कोई रह गया आपकी प्रश्न में नहीं हो गया, तो आप तीनों लोग सोशल स्किल्स का कार्य चलिए अपनी डायरी में लिखिए, डायरी में और अपना एक लीगल तय कर लीजिए जो बाद में प्रेजेंटेशन आप खड़े होकर बोलना। एक बार केवल ब्रह्मनाथ करेंगे साधारण। तो टीचर से शुरू करते हैं। एस किसका था? सोशल स्किल्स। आप इधर इधर स्लाइड पे देखते जाएंगे। पीछे की लाइट्स बंद कर।
समाज से जुड़ने के बहुत सारे अपने माध्यम हैं। अपने 3 लोग जिसमें मनोज जी, चारू जी और मैं अपने विद्यालय के कुछ प्रयोग हैं और कुछ आगामी प्रयोग भी हमने इसमें जोड़े हैं। एक तो मातृ भारती योजना से समाज की बहनों को जोड़ने का प्रयास, ऐसी बहनें जो लीडरशिप क्वालिटी रखती हैं, समाज में परिवर्तन का कोई केंद्र बनती है, उनको विद्यालय से जोड़ना, बहनों के साथ जोड़ना और अपने आचार्य परिवार के साथ जोड़ना। विद्युत परिषद के माध्यम से वर्ष में 1 बार या 2 बार हम विद्वान लोगों को बुलाकर उनको जो ट्रेनिंग लोग रहते हैं उनको जोड़ना, ऐसी परिचर्चा वगैरह ये हम लोग करते हैं। विद्यालय में अपने समविचारी संगठनों के माध्यम से भी अनेक कार्य, अनेक उत्सव होते हैं। इसमें अपने बंधुओं को लगाकर और समाज के व्यक्तियों से हम लोग जुड़ने का लाभ उठाते हैं। ग्राम भ्रमण, सर्वे और अभिभावक संपर्क भी समाज से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान या ऐसे ही अन्य अभियान जो हमारे भैयाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा होते हैं, आचार्य बंधुओं के द्वारा होते हैं, ये सब समाज से जुड़ने का कार्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा भी विद्यालय को समाज से जोड़ा जा सकता है। यह काम हम लोग बखूबी कर रहे हैं। हब ऑफ लर्निंग यूज करके भी हम लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आसपास के विद्यालयों से जितना संभव होता है परस्पर सहयोग करते हुए या उनका लेते हुए हम लोग जुड़ते हैं। वंदना सत्र का भी अनेक विद्यालयों में ये प्रयोग है, कुछ अतिथियों को बुलाते हैं समाज से और उनको जोड़ने का प्रयोग रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों से लगभग 2-3 होने जी, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के माध्यम से और समाज के ऐसे विद्यालय और ग्राम जो कोई कमजोर हैं उनको बोल लेकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है कि समाज से जुड़ सकते हैं। एक प्रयोग आगे के लिए है विद्यालय ग्राम चयन करके किशोरावस्था की बच्चियों के स्वास्थ्य की 1 या 2 वर्ष तक लगातार चिंता करके भी समाज से जोड़ा जा सकता है। ऐसे लोग जो अपने आसपास रहते हैं, गांव के जहाँ भैया बहन रहते हैं, उन गाँव में सेना की तैयारी करने वाले बहुत से नौजवान रहते हैं, उनको अपना फील्ड, क्योंकि स्कूल के बाद वो खाली होता है, वो ट्रैक उपलब्ध करा कर भी हम लोग समाज से जुड़ सकते हैं। आपदा के समय जन्मदिन पर पौधारोपण के लिए अनेक संगठन आपके स्कूल में वाटिका डेवलप करते हैं। ऐसे संगठनों को भी जोड़कर भी समाज से जोड़ सकते हैं। और भी काम है वास्तव तो सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन का ये सामने आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे ये है क्या क्या कार्य हम करते हैं अपने विद्यालय में, अपने भैया बहनों को अभ्यास के लिए। दूसरा है इससे बाद प्रोडक्टिविटी, इनका नाम प्रोडक्टिविटी। हाँ, अपने विद्यालय में प्रोडक्टिविटी का सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और सर्वोच्च कार्यक्रमों से, इस प्रकार के जातिवाद, छुआछूत, ये इसका जो द्वेष है, इनका दोषों का निवारण होता है सामाजिक। और अनुभवात्मक एक है प्रयोगशाला और में जो प्रयोग होते हैं, इन प्रयोगों के द्वारा छात्रों में एक नए कार्य करने की जो प्रोडक्टिविटी रहती है। शॉर्ट में बस वो कार्यक्रम बता दे जाओ। सांसद से नेतृत्व क्षमता, आईटी स्किल से वो कंप्यूटर के क्षेत्र में आज काम कर सकते हैं। एनआईएस डिप्लोमा और ये प्रोग्राम होते हैं जैसे संगीत, डांस, कंप्यूटर, एनसीसी, स्काउटिंग, एनएसएस, इस प्रकार के एक्टिविटी। ग्राम संपर्क से वो समाज से जुड़ता है और समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी हम जो काम कर रहे हैं वो परिणाम कारक बने। इसको ये कौशल के लिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, लक्ष्यबोध कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में व्यवस्थाओं को दायित्व देते हैं, तब उनको उसका परिणाम उनको मिलता है कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग में यहाँ पे भोजन व्यवस्था आपने लगाई, अब वो भोजन व्यवस्था का कैसा कर रहा है उसका वो परिणाम निकल रहा है। अब वो परिणाम एक और अच्छा निकले, कम मेहनत से निकले, ठीक प्लानिंग, ये धीरे धीरे हम लोग सहज रूप से करते हैं सब जगह। नेक्स्ट इनिशिएटिव अखिलेश जी। थैंक यू सर। ये जो टॉपिक वाली स्टेट है, ये मैं केवल अपने स्कूल के बेस पर ही लेकर चलना चाहूंगा। और इसमें क्या क्या कर रहे हैं कार्यक्रम को बोलना, उसको डिस्क्राइब मत करो। केवल कार्यक्रम की बात मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड इंग्लिश स्पीक एंड
इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट इन आवर कैंपस, और वहाँ के सभी टीचर्स के लिए केवल एक वर्कशॉप दी गई और उसके बाद में बताया गया कि वास्तव में अगर हमें 21st सेंचुरी स्कूल को डेवलप करना है, अपने स्कूल के लिए कुछ करना है, तो वी हैव टू अडॉप्ट दैट टेक्निक। और आज की डेट में सभी टीचर्स किसी के भी साथ इंग्लिश स्पीकिंग में कैपेबल हुए। दूसरा हमने एक चीज वहाँ पर लिया, एक एनजीओ चलता है आसरा नाम से देहरादून में, जो कि विद्यालयों में इसमें सबसे बड़ी क्राइसिस है स्ट्रेंथ की, और दूसरा है समाज के उस तबके को अपने साथ जोड़ना जो बिल्कुल नीचे होते हैं। आसरा इसी तरह के बच्चों को लेकर चलता है। आसरा के साथ हमने जो एक टाइप किया, उन्होंने हमारे स्कूल में 20 कंप्यूटर का एक सेटअप दिया है, और उसके साथ में उनके 90 बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं। तो उससे 90 बच्चे की स्कूल में पढ़े, फीस का भी सोर्स बढ़ा, और कम शब्दों में हम अनेक बात कहते हैं। केमिस्ट्री लैब के लिए रिकंस्ट्रक्शन हम लोगों ने सेल्फ में किया, उसमें बाहर से हमने कोई भी पैसा नहीं दिया, स्कूल का कोई पैसा उसमें नहीं लगाया गया। इसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन के थ्रू हमने लगभग 20 लाख रुपए की जो फीस हमारी लैब की को हमने बाहर निकाली। 20 लाख रुपए का हमने जो प्रॉफिट गेन किया। आगे अगला नेक्स्ट इज एनसीसी में सीनियर और जूनियर विंग दोनों ही हमने इस पैंडेमिक पीरियड में दोनों की मान्यता हमने ली है। और एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जब जो कि देहरादून एक बहुत ही पैंडेमिक में बहुत ज्यादा क्राइसिस में था, उस समय जब ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो हमारे यहाँ लगभग 110 बच्चों ने उसमें वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया था। ठीक। और प्लांटेशन के थ्रू हमने चंदन के पेड़ लगाए थे, ठीक, वो भी समाज के सेवक हैं। ठीक। इनिशिएशन मतलब अपने विद्यार्थियों में हमको स्वयं पहल करके समस्याओं का हल करना या किसी कार्यक्रम में सहभागिता करना। अब जैसे उदाहरण के संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, कितने हमारे भैया बहन सोचे स्वयं पहल करके आते हैं अभी उस परीक्षा में बैठने या आचार्य हमको बोलते थे उसमें करते हैं, या हमारा विज्ञान मेला में प्रदर्शन जाना है, या जो संस्कृति के अपने कार्यक्रम होते हैं उसमें एक पेपर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं सिलेक्शन के लिए पेपर प्रेजेंटेशन करना है, या विज्ञान प्रदर्शन के लिए वो 10, 15, 20, 25 टोटल हमारे साइंस के टीचर हैं, आचार्य जी हैं, तो 15-20 भैया बहनों का सिलेक्शन पहले से ही होगा कि ये लोग बनाते हैं बहुत बढ़िया अच्छे ग्रुप्स में, उन्हीं का करके उन्हीं का बनाते उन्हीं का भेजते हैं। क्या हमारे सारे जितने भैया बहन हैं हमने उन सबको का कराया क्या कंपटीशन कि हाँ भाई पेपर प्रेजेंटेशन होगा, सबने विज्ञान का प्रदर्शन बनाना है। ये जो धीरे धीरे काम है ना, केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं करना कि केवल प्रतियोगिता में उनके मन के अंदर यह भाव आना चाहिए कि हमारे आचार्य को लगना चाहिए कि मेरे विद्यालय का हर व्यक्ति, हर भैया बहन ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, प्रदर्शन बनाना चाहिए उसको। केवल 2-15-20 आएंगे तो इस दृष्टि से सोचने से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, विभिन्न जो छात्र संसद हमारी होती है वो भी। अब उद्यान विभाग में मान लीजिए आपने इनिशिएशन आपने किसी भैया बहन को आपने प्रमुख बनाया, वो कितनी रुचि लेकर स्वयं मेरा उद्यान मेरे विद्यालय का मेरा उसका जो लैंडस्केप है वो अच्छा दिखे, पॉजिटिव दिखे। अभी क्षेत्र की बैठक हो रही थी, वहाँ पे एक विद्यालय का बताया, वहाँ पे मैदान नहीं है, वहाँ पे गार्डन नहीं है, लेकिन 950 के करीब गमले उस विद्यालय के अंदर हैं। मुझे ध्यान नहीं कौन से प्रांत में, शायद उत्तराखंड का या उत्तराखंड का ना, हाँ तो 950 गमले हैं। अब और हर भैया बहन ये इनिशिएटिव ऐसे इस दृष्टि से हम लोग सोचे लीडरशिप, इनका नाम लीडरशिप नेतृत्व। हाँ सबसे पहला काम जो विद्यालय में करते हैं वो होता है हमारा छात्र संसद। छात्रों को छात्र संसद का जो कार्यक्रम है वो लीडरशिप डेवलप करने के लिए करते हैं। हर एक कक्षा से चुनाव कराना, छात्र संसद के सांसदों का और फिर उसका विभागों का बंटवारा कराना, उनकी फिर अलग टीम बनाना, नेतृत्व करना। इसके अलावा एक और काम करते हैं दूसरा, जो हमारी खेल की टीम्स हैं उनके भी अलग अलग कैप्टन बनाना और उनको उनकी जिम्मेदारी तय करना कि वो अपनी अपनी टीम को डेवलप करें और आगे की उनकी प्रैक्टिस कराएं, आगे को बढ़ाएं। ऐसे ही हमने कुछ गाँव के प्रमुख तय कर दिए हैं कि ये एक सर्वे टीम है, उनके ही कार्यक्रम कराएंगे और कोई पॉइंट इस तरीके से करेगा। फिर ऐसे मोहल्ले वगैरह है, उनकी जैसे पेयजल समस्या है, ऐसे कई जो कार्यक्रम जो तय किए हैं उनके अलग अलग लीडर्स तय किए हैं, स्टूडेंट्स लीडर तय किए, क्लास तय किए, डिसाइड किए और उनकी जो एनालिसिस करना है सबका ये सारे क्रिया
तो आप दोनों विद्यालय में क्यों डिसाइड किए कि सबका उद्देश्य स्मार्ट लीडरशिप डेवलप करना है? अब एकदम डिस्क्राइब नहीं करना, केवल छात्र संसद बस इतना बोलना, उसके डिस्क्राइब क्या करते हैं ये सब नहीं बोलना, वो सबको ध्यान रखना। फ्लेक्सिबिलिटी डिस्क्राइब, हाँ केवल क्या किया करते हैं वो बोल रहा है, क्या किया क्या कर सकते हैं उसको डिस्क्राइब नहीं करना है। समय का आप बोल रहे थे हेलो हेलो फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स मतलब लचीलापन, लचक, इसके कुछ बिंदु जो बनाए हैं हमारी टीम ने। ये मूल्यांकन पद्धति में लचीलापन, परीक्षा पद्धति में समय प्रबंधन, विद्यालय में पाठ योजना समय सारणी, विद्यालय में अनुपस्थित रहना, बच्चे उपस्थित हैं तो उसके लिए हम क्या फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण, गलती के सुधार के लिए सुधारात्मक उपचार, फीस जमा नहीं हुई इसके लिए हम बच्चे के लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, छात्र बिना नहाए विद्यालय आ गया इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब टाइम नहीं तो मैं इसको डिटेल में बता सकते हैं। लचीलापन यानी विद्यार्थियों में जो हमें रखना है, ठीक है, कौशल कैसे विकसित करना, इसके लिए ऐसे कुछ है। आपने सही बोला है, उसको आप डिस्क्राइब करने का समय नहीं है, इसलिए मैं उसको तेज गति से थोड़ा कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी, तीनों को एक साथ किया। तो पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी, छात्रों को सूचनाएं जो कि हमें विभिन्न माध्यमों से मिलती हैं उनको देते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी और ठीक है। अभिभावकों को सूचनाएं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचनाएं, आचार्यों को सूचनाएं, DRS के वहां से जो सूचनाएं आती हैं या अन्य किसी डिपार्टमेंट से आती हैं उनको देना और देना। प्रांत से जो सूचनाएं आती हैं जो मांगी जाती है उनको देना, उनका डाटा रखना, पूर्व छात्रों को सूचनाएं, प्रबंधन समिति, ठीक है, वो अलग अलग विषय में आपके आगे स्टेक होल्डर्स के आगे आते हैं। इसमें जो इनके माध्यम है वो व्हाट्सएप है, टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल है, फेसबुक, समाचार पत्रों से सूचनाएं आती है, फोन, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ठीक है, इसमें अपने को ध्यान रखना है विद्यार्थी के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी कैसे अधिक से अधिक आए, उसको अधिक से अधिक जानकारी अपने पास उसके पास पहुंचे, इसका स्वभाव बने, यानी अपनी ओर से पहल करके वो खोजना शुरू करेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई आचार्य ने विषय पढ़ाना है, अच्छा कल से इस पे ये बुक्स हो सकती हैं और बुक्स है इस विषय की, मैं जो पढ़ता था तो मुझे हमारे आचार्य बोल रहे थे किसी को डेप्थ नॉलेज करना है तो आप ये बुक्स पढ़िए इनकी, तो अपने आप को जानकारी संग्रह करें, ये उसका स्वभाव बनना चाहिए। इसके लिए कुछ कौशल, फिर मीडिया लिटरेसी, बोलो कुछ ऐसी बोलो जोर से। विद्यालय स्तर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि की प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्र प्रतियोगिता के माध्यम से संचालित रोगों की रोकथाम, इन्हीं प्रतियोगिताओं के माध्यम से इन्हें पे प्रचार प्रसार हेतु मीडिया का उपयोग करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम इसका प्रसार करना, अपने माहौल केंद्रित कार्यक्रम का अपने आगे मीडिया में देना, और कोई पॉइंट छात्र संसद के कार्यक्रमों को नहीं, वो मीडिया में देने के कार्यक्रम मीडिया अपने विद्यालय में जो पढ़ाई का सत्र इस समय चला कोरोना काल में, उसमें जूम ऐप, गूगल मीट और वो टेक्नोलॉजी लिटरेसी है, आप देखो तो सुनो ठीक है। अमृत महोत्सव में अपने क्षेत्र में जो स्वतंत्र सेनानी है, मीडिया लिटरेसी का, अच्छा एक मिनट प्रसार करना, अच्छा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनका प्रसार करना। ठीक, हमारे में से कितने विद्यालय ऐसे आप में से जाना जो अपने विद्यालय का दैनिक या साप्ताहिक समाचार पत्र निकालते हैं? और उस टीम को बनाने में, उस समाचार पत्र को बनाने में पूरा का पूरा, केवल एक आचार्य उसको देखने के लिए, बाकी पूरा का पूरा छात्र समुदाय उसका भैया बहन हमारे उसका करते हैं, सारा ऐसा काम है, त्रैमासिक करते हैं और छात्र भैया बहन करते हैं, एक बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हम इस ओर बढ़े हैं। इंटरव्यू कैसे लेना, हमारे विद्यालय में IAS आया मान लीजिए या कोई मुख्य सचिव बन रहा है, क्या हमारे किसी भैया बहन को बोल सकते हैं कि हाँ उसका इंटरव्यू ले जाओ, ऐसा क्या? इस दृष्टि से सोचना। चलिए टेक्नोलॉजी लिटरेसी किसका नाम? हाँ दीदी बोलिए।
बोले रहिए। टेक्नोलॉजी स्किल के माध्यम से कोविड-19 के दौरान हम अपने विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने में पूर्ण रूप से सक्षम हुए। जैसा कि फैसल आपने बताया था कि 23 अप्रैल को लॉकडाउन लगा और 2 अप्रैल को आपने जूम मीटिंग ली। इसी तरीके से हम लोगों ने भी लॉकडाउन करने के बाद जूम मीटिंग के द्वारा हम अपने विद्यालयों को सुचारू रूप से चला पाए हैं। सारी जयंतियों का टाइम मास्टर की वीडियो के थ्रू में हम अपनी जयंतियां मना पाए हैं। और कल ही जब पीपीटी प्रेजेंटेशन हो रहा था उस दौरान हमारे माइंड में एक विचार आया कि हम यहाँ से जाने के बाद जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का बच्चों से ही हम उस एक टॉपिक का पीपीटी तैयार करवाएंगे और उनके प्रेजेंटेशन का एक सत्र रखेंगे। अगला पॉइंट सर, जैसे 5 सितंबर मतलब शिक्षक दिवस आता है तो जूम मीटिंग पे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने शिक्षक दिवस जूम मीटिंग में ही बच्चों ने बनवाया था और पूरा ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के द्वारा। टेक्नोलॉजी लिटरेसी केवल जूम नहीं है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं हम गूगल फॉर्म के द्वारा हम एग्जाम भी ले रहे हैं, गूगल फॉर्म के द्वारा अटेंडेंस भी लगवा रहे हैं, ई सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम और भी हम इनविटेशन कार्ड वगैरह ये इनविटेशन कार्ड द्वारा भी दे रहे हैं। इसमें केवल इतना सोचना कि हमारे सब आचार्यों का मिलाकर के टेक्नोलॉजी लिटरेसी कितनी है, भैया बहनों की कितनी है। मीडिया लिटरेसी में इंस्टा, आज सबसे ज्यादा युवा वर्ग में इंस्टाग्राम है। हमारे कितने विद्यार्थियों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हम कभी एनालिसिस करते हैं, ठीक है त्रैमासिक पत्र निकाल रहे हैं, कितने लोगों के पास जा रहा है, पिछले कितने समय से जा रहा है, फेसबुक पे हमारे फ्रेंड्स लिस्ट में कितने लोग हैं, कितने उसके लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितने शेयर्स आते हैं। ये डाटा इकट्ठा करके ये एनालिसिस आपके विद्यालय के प्रचार विभाग ने करना। टेक्नोलॉजी लिटरेसी में आगे बढ़ के हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी, इसका सामान्य क्या क्या चीजें होता है आपका सबको आए और काम करना सीखें। कम्युनिकेशन खड़े से बोले, ऐसे इधर उधर करके बोलो, माइक पे करो। माइक दे दो, माइक दे दो। और प्रतियोगिताओं के माध्यम से सभी को जोड़ और कम्युनिकेशन ऑनलाइन रूप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना, नए प्रकार की प्रतियोगिताएं कराना, परीक्षा इत्यादि आचार्य परिवार के साथ ही बैठ ग्राम संपर्क है, अभिभावक संपर्क है, अभिभावक गोष्ठियां हैं, विद्यालय को समाज में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों को विद्यालय तक लाने का प्रयास भी करते हैं और विज्ञान मेला या प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। शिक्षकों का भ्रमण कार्यक्रम एक दो मिनट में मुझे समाप्त करना है, समय हो गया, वहाँ से संकेत हो रहा है, अभी बाकी लोगों का भी नहीं ले रहा है इसलिए नहीं, वो अधिकारी जी ने 10:30 बजे तक फोन करना था। केवल एक चीज मैं बता के मैं इसको करूंगा, बाकी आप लोगों के पास है यहाँ पे वो पीपीटी आप लोगों को मिलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। ये एक विद्यालय में आचार्य ने अपना लेसन प्लान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर है, उसके लर्निंग आउटकम क्या थे वो उसको सारे लिखने के बाद जो एक्टिविटी उन्होंने कराई उसमें बाद में उन्होंने ये लिखा लेसन प्लान में कि 21st सेंचुरी स्किल्स विद दिस एक्टिविटी। इस पूरे 10 दिन इन्होंने 10 पीरियड में पढ़ाया है चैप्टर, इसमें कौन कौन से 21st सेंचुरी स्किल्स का अभ्यास किया। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी भी आई, फ्लेक्सिबिलिटी भी आई, लीडरशिप भी आई और सोशल स्किल्स भी आई। ऐसे जो मेरा ये केवल बताने का उद्देश्य है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं हमारे आचार्य, हम उनको ये बोले कि आप इस लेसन प्लान में आप जब जितने दिन में पढ़ा रहे हैं अपने आचार्य जी, उसमें कौन कौन से स्किल्स का आप अभ्यास करा रहे हैं भैया बहनों को, वो स्किल्स भी यदि हमने उन्होंने लेसन प्लान में डालना शुरू किया तो ये चीजें हमें ध्यान में रहेंगी। इतना मुझे कहना था। और मैं अभी बैठा था तो भुवन जी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आपने टेंशन से 21st सेंचुरी बताई, लेकिन 21वीं सदी में खुशी कैसे मिलेगी इसका भी आपने नहीं बताया, ये था ना भुवन जी? है आनंदमय कोश कैसे बढ़ेगा, केवल उसका मैं एक बात में उसको करता हूँ, जब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमने कुछ किया है, हमने कुछ किसी का अच्छा किया है, किसी की सहायता की है,
ये जो अपने अंतरतम में ये जो आनंद की अनुभूति होती है, जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो जितनी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में खुशी और आनंद हमारी बढ़ेगा। इस दृष्टि से हम सभी प्रयास करें। इतना आप सभी ने खैर सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।